बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो ट्रांसफ़र फंक्शंस के बारे में है, चैप्टर नंबर 14 से। और यहाँ पे हम बेसिक थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद एग्जांपल्स 14.1 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 14 पॉइंट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक टर्म यहाँ पे यूज़ हुआ है जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, वो किसको कहते हैं? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज द मेजर ऑफ एनी सिस्टम्स रिस्पॉन्स टू अ सिग्नल of varying frequency but constant amplitude। अब इसका मतलब क्या है, ये एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फर्ज करें एक माइक्रोफोन है और इसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। अब जाहिर है माइक्रोफोन में हर तरह की फ्रिक्वेंसीज इसमें अप्लाई होती हैं। कोई वॉइस फ्रिक्वेंसी है, म्यूजिकल फ्रिक्वेंसी है, ऑल दोस। तो इसकी परफॉर्मेंस हमने देखना है। अब इसके इनपुट क्या है? इस रेंज में है, फर्ज करें 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो इनपुट है। और इसके एम्पलीट्यूड हम इसको कांस्टेंट रखेंगे ताकि हमें रिस्पांस सही पता चले। अब जब इसके आउटपुट को हम प्लॉट करेंगे फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी तो वो कुछ इस तरह से आ गया। और आप देखें कि इस रेंज में जनरली हम देख रहे हैं कि फ्लैट रिस्पांस है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये माइक्रोफोन जो है इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बेहतर है। तो अब हम जो अपने सर्किट में इस एग्जांपल में जो हम यूज़ करेंगे उसमें भी हम जब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात होगी तो हम एक्चुअली ग्राफिकल प्लॉट करेंगे। जो भी आउटपुट है ग्राफिकल प्लॉट में ये मैग्नीट्यूड प्लॉट और उसके फेज एंगल प्लॉट होगा। इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसफर फंक्शन। अब आपने शायद पहले पढ़ा हो आउटपुट फंक्शन या ट्रांसफर। ट्रांसफर फंक्शन है रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। तो अब जैसे ये एक कोई सिस्टम है, नेटवर्क है, तो इनपुट हम दे रहे हैं एक्स इनपुट है या एक्स ओमेगा हम इसको कह रहे हैं, और आउटपुट है वाई ओमेगा। तो ट्रांसफर फंक्शन होगा एच ओमेगा, जिसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो याद रहे सिर्फ आपकी याददहानी के लिए कि जब हम ओमेगा लिख रहे हैं तो ये एक्चुअली 2 पाई एफ के बराबर होता है। तो शॉर्ट में हमने ओमेगा कर लिया है। ओके, अब ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट है वाई ओमेगा और इनपुट है एक्स ओमेगा। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया ट्रांसफर। अब since the input and output can be either voltage or current, there are 4 possible transfer functions। तो अब जैसे अब पहले केस में हम फर्ज कर लेते हैं कि इनपुट भी वोल्टेज है और आउटपुट भी वोल्टेज है, तो इसके ट्रांसफर फंक्शन को हम कहेंगे वोल्टेज गेन। और अगर दोनों ही करंट है, इनपुट करंट है और आउटपुट भी करंट है, तो इसको हम कहेंगे करंट गेन। और अगर इनपुट करंट है और आउटपुट वोल्टेज है तो ये आपको पता है V ओवर I होता है इम्पीडेंस, तो इसलिए इसका नाम है ट्रांसफर इम्पीडेंस। और अगर इसका उल्टा हो यानी I आउटपुट है और V इनपुट है तो I ओवर V होता है एडमिटेंस, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ट्रांसफर एडमिटेंस। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ। ओके, अब जो ट्रांसफर फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम इसको बात करते हैं, या फेजर भी आप कह सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि फेजर के जो है दो इसके पैरामीटर्स होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक इसका फेज एंगल। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे एच ओमेगा जो कि फेजर है या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो इसके ये मैग्नीट्यूड है और ये इसका एंगल है। अब एक चीज़ और जो कि इस क्वेश्चन में तो ये हम इसको नहीं करेंगे सॉल्व, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ये ट्रांसफर फंक्शन के जो न्यूमरेटर से इसमें भी फैक्टर हो सकता है, फैक्टराइज टर्म्स हो सकते हैं, और डिनोमिनेटर में भी फैक्टराइज टर्म्स हो सकते हैं। और अगर न्यूमरेटर के कोई भी टर्म ज़ीरो हो जाए, यानी दिस इक्वल टू ज़ीरो, तो ये पूरा ही फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए इसको फिर हम कहेंगे कि ज़ीरोज़ और पोल्स आप पढ़ेंगे आगे जाके। तो इसके आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो गया, या एच ओमेगा ज़ीरो के बराबर है। और अगर डिनोमिनेटर वाले टर्म्स में से कोई टर्म ज़ीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा? हमें पता है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज इन्फिनिटी, इसलिए इसको कहा जाता है पोल। एज इफ ये ऊपर इन्फिनाइट पे चला गया तो इसको कहा जाएगा पोल।
एक चीज़ और भी है कि जो नॉर्मल सर्किट है, जैसे RLC सर्किट है, इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए आपने शायद ये पढ़ा होगा पहले कि L को हम j ओमेगा L कर लेते हैं और C को 1/j ओमेगा C। अब ये सर्किट है, इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो ये L की जगह j ओमेगा L लिख लिया और कैपेसिटर को 1/j ओमेगा C। और ये जो वोल्टेज है इसको भी हमने फेजर फॉर्म में लिख लिया, VS VM मैग्नीट्यूड और एंगल। एक और चीज़ हम आगे चल के इस वीडियो में नहीं, लेकिन आगे हम इसको आसानी के लिए हम ये करेंगे कि जो जे ओमेगा टर्म्स है उसको हम बजाय हर दफ़ा जे ओमेगा लिखने के हम सिंपली इसको S से रिप्लेस कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए J 0.5 ओमेगा, ये हो जाएगा 0.5S। यहाँ पे से 4 प्लस J2 ओमेगा यानी 2J ओमेगा, तो 2S हो जाएगा। तो ये हम आगे जो सवाल करेंगे इसी चैप्टर में, उसको आसानी के लिए हम या J ओमेगा के हम इस तरह लिखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम J ओमेगा ही लिखेंगे ताकि आपको इसके भी प्रैक्टिस हो। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसके अगर मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ही मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे, तो वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसफर आ जाएगा। और अगर फेज एंगल मालूम करना है तो न्यूमरेटर के जो फेज एंगल है उसमें से डिनोमिनेटर फेज एंगल को हम माइनस करेंगे, तो फेज एंगल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। ओके, विद दिस बैकग्राउंड अब आइए हम एग्जांपल 14.1 को देखते हैं। फॉर द RC सर्किट एंड फिगर, obtain the transfer function V0 over Vs and its frequency response। तो दो, अब ये हमें ट्रांसफर फंक्शन हमें चाहिए और उसके बाद उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यानी मैग्नीट्यूड और फेज को हमने प्लॉट करना। ये बड़ा सिंपल सवाल है। सबसे पहले तो इसको हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर लिया, यानी C की जगह पे 1/j ओमेगा C लिख लिया, इसकी जगह पे VS लिख लिया, आउटपुट की जगह पे VO लिख लिया कैपिटल। ये फेजर फॉर्म में आ गया। और मेरे किसी और वीडियो में भी मैंने ये बताया कि स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि जब हम पेपर में लिखेंगे, पेन से लिखेंगे तो कैसे करेंगे इसको, हम बोर्ड कैसे करेंगे। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर आप एक लाइन खींच दें तो तब भी वो समझा जाएगा कि ये फेजर क्वांटिटी है। एनीवे, अब यहाँ से हमने वी आउट मालूम करना है। बड़ा सिंपल है, VDR आपने पढ़ा होगा, वोल्टेज डिवीजन रूल, यानी जो इनपुट है उसको हम टोटल इम्पीडेंस से डिवाइड करते हैं और जिसके क्रॉस मालूम करना उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही हमने किया कि VS है, समझे, तो टोटल इम्पीडेंस से हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी R प्लस 1/j ओमेगा C और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/j ओमेगा C। कुछ इस तरह से आप लिखेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऊपर तो वही रहा, इसको LCM ले लिया हमने। अच्छा सॉरी, अब यहाँ देखिए VS को हम इस साइड पे लेके आ जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो V आउट ओवर V इन हो गया। तो ये अब हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ गया इस फॉर्म में। तो इसको ज़रा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये एलसीएम यहाँ पे ले लिया। अब ये जे ओमेगा सी दोनों के डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ गया। तो ये एक फॉर्म है, लेकिन इसको और हम बेहतर करेंगे और बेहतर इस तरह करेंगे कि हम ये जब आरसी सर्किट में एक हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं जिसको कहा जाता है ओमेगा नॉट, और आरसी सर्किट में ओमेगा नॉट 1/RC के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि RC इज 1/ओमेगा नॉट। अब यहाँ जहाँ जहाँ पे भी RC है उसको हम 1/ओमेगा नॉट से रिप्लेस कर लेंगे। तो अब ये हम इस तरह का हमारा एच ओमेगा आ गया। ओके, अब यहाँ से हमने मैग्नीट्यूड मालूम करना है और फेज एंगल। तो ये आपने यकीनन पढ़ा होगा कि अगर z इज x प्लस जे वाई तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, √x² प्लस y²। और फेज एंगल क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x। और इसको फिर हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, इसको आप ध्यान में ये रखें कि ये पोलर फॉर्म है एक्चुअली। अच्छा, अगर ये 1 ओवर हो जाए 1/z तो 1/r हो जाएगा मैग्नीट्यूड,
और एंगल के साथ नेगेटिव ऐड हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम चल के जो सवाल करेंगे वो ज़्यादातर इसी फॉर्म में है। तो ये नेगेटिव एंगल हम उसमें डालेंगे। अच्छा, तो अब ये हमारा देखें, अब इस हमने इस फार्मूले की वजह से 1/, और इसका होल स्क्वायर ले लिया, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। और फेज एंगल, ये अब माइनस साइन यहाँ पे आ गया, माइनस साइन। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये विदाउट फ्रैक्शन हो, ये सिर्फ ये हो, तो इसका फेज एंगल tan इनवर्स ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट है। तो अब फ्रैक्शन की वजह से हमने यहाँ माइनस साइन, तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल। अब हमने इसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए हम ये ओमेगा की ओमेगा नॉट तो फिक्स है RC, तो ओमेगा के वैल्यूज हम लेते जाएंगे, और ऐसे कि जैसे ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट 0 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और ये वैल्यूज जब हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे, तो h की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे h, और हम अब इसको प्लॉट कर लेंगे। कैसे कि आप ये देखिए, हमारा ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, तो 0 पे h की वैल्यू क्या है, 1 है। और उसके बाद ग्रेजुअली जब आप इसको प्लॉट करते जाएंगे फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इन्फिनिटी पे देखिए ये 0 हो जाएगा। इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी, और ये शेप जो है ये इसके आउटपुट शेप है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम फेज एंगल। उसी तरह यहाँ पे हम यही वैल्यूज हम डालते जाएंगे। 10 0 आपको पता है 0 हो जाता है, तो 5 0 हो जाएगा। इसी तरह ये वैल्यूज तमाम इसमें डाल के अपने कैलकुलेटर की मदद से आप जो एंगल कैलकुलेट करेंगे वो कुछ एंगल्स इस तरह से आ जाएंगे, यानी 0 से लेके -90 तक। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए ये हमारा 0 लाइन है, तो 0 से अब हम -90, 0 -45 -90, तो ये कुछ इस तरह से लाइन, ये हमारा फेज एंगल लाइन आ गई। और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो ये सर्किट है ये एक्चुअली लो पास RC सर्किट है। और लो पास का मतलब है कि लो फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स को ये पास करने लगेगा, एटेनुएट नहीं करेगा। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसीज को देखिए ये एटेनुएट करता जा रहा है, 0 की तरफ लेके जा रहा है, ये एटेनुएट करेगा यहाँ पे, या कट कर देगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब वहाँ पे RC सर्किट हमने यूज़ किया है एग्जाम्पल में, यहाँ पे RL सर्किट। टेक्निक वही है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको आप गौर से देखिए। पहला काम हमने ये किया कि इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर लिया, j ओमेगा कर लिया। और उसके बाद बाय VDR, जैसे हमने पिछले में किया था कि हमने दिस डिवाइडेड बाय द टोटल इम्पीडेंस मल्टीप्लाइड बाय इनपुट सिग्नल, तो V आउट आ गया। अब VS को इधर लेकर आ जाएंगे नीचे, तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, जो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखें या विदाउट ओमेगा लिखें, तो ये हो जाएगा j ओमेगा L यहाँ से डिवाइडेड बाई R प्लस j ओमेगा L। अब इसको भी हमने ओमेगा नॉट के फॉर्म में लेके आना है। तो RL सर्किट में ओमेगा नॉट जो है वो R ओवर L होता है। हमने RC में देखा था इट वाज 1 ओवर RC, लेकिन RL सर्किट में ये R ओवर L, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ से L ओवर R, इसको हमने उल्टा दिया, तो क्या होगा, L ओवर R हो जाएगा 1 ओवर ओमेगा नॉट। तो अब हमारे पास L है, हम इसको अगर R से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो L ओवर R टर्म हमें मिल जाएगा। तो हमने डिवाइडिंग बाई R, ये हमारे पास आ गया, ऊपर ये R ख़त्म हो गया, 1 हो गया। अब L ओवर R की जगह पे हम 1 ओवर ओमेगा लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ से हमें ये रिलेशन मिल गया, और ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन। अब हमने इसको भी प्लॉटिंग के लिए इसको भी ट्रांसफर फंक्शन को फर्दर सिंप्लीफाई करना है, कुछ मैनिपुलेट करके करेंगे। To calculate magnitude and phase angle, we need to manipulate. अब क्या मैनिपुलेशन करनी है वो देखें आप। सबसे पहले तो हम चाह रहे हैं कि ऊपर जो j है इसको ख़त्म कर दें, तो इसको हम -j से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों। -j से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे कि j स्क्वायर माइनस हो जाता है, और फिर ये माइनस उसको प्लस कर देगा। तो ऊपर नीचे दोनों को हम -j से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब ऊपर क्या हो गया, ये जे स्क्वायर -1 और माइनस से प्लस हो गया तो ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट हो गया। ये माइनस जे यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी जे स्क्वायर माइनस और इस माइनस से ये प्लस हो गया तो ये टर्म आ गया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं कि हम जो इमेजिनरी टर्म को हम बाद में लिख देते हैं ताकि हम इसकी मैग्नीट्यूड लेने में हमें आसानी हो। x प्लस जे वाई के टर्म फॉर्म में आ गया। ऊपर तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वहाँ पे इमेजिनरी आइटम नहीं है। नीचे को हमने अंडर रूट के तरीके से इसको सॉल्व कर। ओके, सो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ऊपर वही रहा और इसको हमने स्क्वायर वाले जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उस फॉर्मूले से हमने इसको लिख लिया और इसको थोड़ा सा हमने फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, बल्कि रीअरेंज कर लिया। ये +1 आप पहले लेकर आ गए और अब एंगल के लिए याद रहे कि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ पे देखना है कि हमारा न्यूमरेटर के एंगल क्या है। अब ये देखिए ऊपर, एक्चुअली ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। तो न्यूमरेटर के साथ जे है और जे का मतलब होता है 90 डिग्री या π/2। तो इसलिए ऊपर वाले का एंगल π/2 है और नीचे वाले का एंगल जिस तरह हमने निकाला है इससे पहले भी, ये माइनस टेंजेंट यूनिवर्स ओमेगा ओवर ओमेगा नॉट। तो ये हमारे फेज का फॉर्मूला आ गया। अब हमने प्लॉट करना है, पहले मैग्नीट्यूड। अब इसमें जैसे हमने पिछले में बहुत सारे वैल्यूज लिए थे, आप एग्जैक्टली उसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे एक वैल्यू हम ले लेते हैं कि ओमेगा अगर 0 है। जब ओमेगा 0 है तो ऊपर वाला टर्म 0 हो गया, इसका मतलब h जो है वो 0 हो गया। दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि अगर ओमेगा इन्फिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटी जब ये हो गया तो ऊपर 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो 0/0 तो मना है कि आप इसको, सॉरी, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आमतौर पे नहीं लेते, तो आप थोड़े से लो वैल्यू कर लें। फर्ज करें बहुत हाई वैल्यू है तो फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये फर्ज करें 20 लाख है और ये भी 20 लाख आ गया, या 20 लाख और 1 उसके साथ ऐड हो गया तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 हो जाएगा, तो h1 हो गया। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एक है कि जब ओमेगा और ओमेगा नॉट बराबर हो तो क्या होगा कि ये 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर, तो अब ये 1 + 1 यानी अंडर रूट 2 हो गया। अंडर रूट 2 जो है हमें पता है 0.707 के बराबर है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर। अब हम प्लॉट कैसे करेंगे, 0 पे 0 है और उसके बाद ये इन्फिनिटी पे जो है वो 1 है और ये दरम्यान में 0.707। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड प्लॉट। अब आ जाते हैं फेज में। ये फॉर्मूला हमारे पास था और यहाँ पे भी वही करेंगे हम कि ओमेगा 0 पे ये क्या होगा। तो अब ओमेगा 0 पे अगर आप देखें, इसके वैल्यू टेन 0 हमें पता है 0 होता है, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा तो एंगल π/2 या 90 डिग्री हो जाएगा। और जब ये इन्फिनिटी होगा ओमेगा तो ये टर्म भी इन्फिनिटी, तो टेन इन्फिनिटी जो है वो 0 एंगल के बराबर हो जाता है। सॉरी, टेन इन्फिनिटी π/2 के बराबर होता है, तो π/2 माइनस π/2 तो ये 0 हो जाएगा। और जब ये बराबर हो यहाँ पे ओमेगा = 1, ये हो गया, यानी ये 45 हो जाता है। 1 जब हो बराबर 10, 1 = एंगल 45। π/2 माइनस 45 भी 45 डिग्री हो गई, यानी ये 90 है। 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 40। तो इसको भी हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं कि पहले 90, उसके बाद 45 और उसके बाद 0। ये हमारा फेज एंगल प्लॉट। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। अपने कमेंट्स के जरिए आगाह कीजिए। शुक्रिया।